हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड क्या होता है? अगर हम मान लीजिए एक लॉन्ग वायर को इस तरह से हेलिकल शेप में स्प्रिंग की तरह यानी कि अगर अपने बना दें तो उसको तो अपने बोलते हैं कॉइल। हमने ये पढ़ा हुआ है, उसको बोलते हैं कॉइल। हेलिकल शेप में हमने उसको बना दिया, उसको बोलते हैं कॉइल। अब कॉइल और सोलेनॉइड बिल्कुल एक जैसे होते हैं शेप में, बस थोड़ा सा मार्जिनल सा फर्क होता है उनके अंदर। और वो फर्क क्या होता है कि सोलेनॉइड में सबसे पहले एक कोई बेस लेते हैं, जैसे कोई कार्डबोर्ड का बेस ले लिया, गत्ते का कोई बेस ले लिया, या जैसे अपने चीनी मिट्टी होती है ना, यूरिक का टाइप, उसका एक बेस ले लिया। बेस का मतलब जिसके ऊपर अपने वायर को लपेटेंगे, हमने वो बेस ले लिया। जैसे मान लो ये अपना पेन ही बेस है। फिर इसके ऊपर क्या करते हैं, वायर को कॉइल की तरह ही लपेटते हैं, लेकिन इस तरह से लपेटते हैं कि एक वायर दूसरी वायर के बिल्कुल क्या होती है, पास पास होती है। इनके बीच में ज़्यादा गैप नहीं होता, उनके बीच में जो गैप है वो ज़्यादा नहीं होता है, पास पास लपेट देते हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी जो कॉइल और इसके अंदर डिफरेंस है वो ये है कि कॉइल में जो एरिया है किसी भी सर्कुलर टर्न का, जो एरिया है और जो लेंथ है, उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। जैसे लेंथ मान लो कॉइल की है 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस होगी 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी रेडियस और लेंथ में ज़्यादा फर्क नहीं होगा, ज़्यादा लेंथ उसकी ज़्यादा नहीं होगी, जो है कम ही लेंथ होगी, और एरिया भी ठीक ठाक होगा, काफ़ी होगा। लेकिन सोलेनॉइड में क्या होगा कि लेंथ बहुत ज़्यादा होगी और एरिया बहुत ही कम होगा। लेंथ जो है, वायर को किस तरह से हमने रोल किया, इस तरह से हेलिकल किया बेस के ऊपर, और लेंथ बहुत ज़्यादा होगी और उसकी रेडियस जो है वो बहुत ही क्या होगी, कम होगी। यानी रेडियस होगी 1 mm 2 mm, बहुत कम। जैसे यानी कुछ इस तरह की शेप बनेंगी, अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ इस तरह की शेप बनेंगी। तो सोलेनॉइड जो है वो कॉइल के जैसा ही होता है। एक तो उसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, जो टर्न्स हैं वो बहुत ही पास पास होती हैं, और दूसरा उसकी रेडियस के मुकाबले में उसकी जो लेंथ होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। रेडियस के मुकाबले में उसकी लेंथ बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसको, इस अरेंजमेंट को बोलते हैं सोलेनॉइड। और इसमें जो वायर यूज़ करते हैं इसको बनाने के लिए, वो होती है इंसुलेटेड कॉपर वायर। जो वायर हम लोग यूज़ करते हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर, यानी कि जो वायर है उसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा होता है। इंसुलेशन का मतलब पेंट किया होता है उसके ऊपर, ताकि एक टर्न से दूसरी टर्न जो है वो कांटेक्ट में ना आए, करंट जो है वो वायर के सरफेस से पास ना हो, करंट उसके अंदर से पास हो वायर के। जैसे अपने पास ये वायर है ना, कोई भी जो नॉर्मल वायर होती है तो इसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ी होती है, वायर तो इसके अंदर है ना कॉपर की, ये तो इसके अंदर सिर्फ क्या चढ़ी हुई है, एक प्लास्टिक की कोटिंग की हुई है। तो इसी को इस तरह से क्या करते हैं, रोल कर देते हैं। इसी को इस तरह से एक बेस लेते हैं, उसके ऊपर यूं रोल कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, एक सोलेनॉइड बन जाता है, जिसकी लेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी, और रेडियस क्या होगी, कम होगी, ठीक है। अब अपने देखते हैं कि इसकी फील्ड किस शेप की होती है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड की शेप क्या होती है, किस तरह की वो होती है, और फिर अपने इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे यूजिंग एम्पियर लॉ। लॉ कौन सा यूज करेंगे, एम्पियर लॉ हम लोग यूज करेंगे। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। सबसे पहले देखेंगे इसके अंदर हम कि एक सोलेनॉइड है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड की शेप कैसी होगी।
ये सोलेनोइड, इसके अंदर करंट कितना फ्लो कर रहा है, सपोज आई करंट इसमें फ्लो कर रहा है, ठीक है। इसकी जो शेप होती है वो होती है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पैरेलल बना देते थे, वैसे ही इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या बना देंगे, पैरेलल बना देंगे। अंदर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है। कैसे? क्योंकि अंदर क्या हुआ, एक लूप बना पहले, उसके ठीक पास में क्या है, दूसरा सर्कुलर लूप है। तो दोनों के अंदर फील्ड क्या होगी, जैसे हमने हेल्महोल्ट्ज कॉइल में पढ़ा था, उसमें दो क्या थे, लूप दूर दूर थे, थोड़े दूर थे, उनके बीच डिस्टेंस कितनी थी, आर डिस्टेंस थी, इस तरह से थे। यहाँ पे डिस्टेंस कम है लेकिन लूप तो उसी तरह से ही है। तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, एक में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, फिर दूसरा लूप में ऐसे फ्लो कर रहा है, यानी दोनों के अंदर जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो क्या है, सेम है। तो इस तरह से जो उनकी फील्ड अगर निकालेंगे तो उनकी फील्ड क्या आएगी, एक ही डायरेक्शन में आएगी, इसमें भी उतनी आएगी, इसमें भी उतनी आएगी, ठीक है। इसलिए फील्ड से फील्ड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। यानी अगर मैं दो लूप ऐसे बना के दिखाऊं इसके, तो इस लूप में करंट हुआ, फिर इस लूप में से करंट पास हुआ, दो लूप में बना दूं इसके, दो सर्कुलर। तो इसमें भी करंट इसी तरह से आ रहा है और इसमें भी करंट इसी तरह से आ रहा है। तो दोनों में क्या है, करंट सेम है, तो फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, जैसा हमने पढ़ा हेल्महोल्ट्ज कॉइल में। तो फील्ड की डायरेक्शन इसमें क्या होगी, सेम होगी, और वैल्यू भी सेम होगी। वैल्यू सेम क्यों होगी, क्योंकि हर लूप के अंदर करंट कैसा फ्लो कर रहा है, सेम फ्लो कर रहा है, और हर लूप की रेडियस भी कैसी है, सेम है। इसलिए अंदर जो फील्ड है वो क्या होती है, बहुत स्ट्रांग होती है, और कैसी होती है, यूनिफॉर्म होती है। जबकि बाहर जो फील्ड होती है वो ऑलमोस्ट जीरो होती है। बाहर जो फील्ड है दैट इज ऑलमोस्ट जीरो। आइडियली बाहर फील्ड बिल्कुल जीरो होगी। जो बाहर जो पॉइंट होंगे, बाहर का मतलब इस सोलेनोइड का जो रिंग है उससे बाहर ऊपर की साइड या नीचे की साइड फील्ड जो है आइडियल केस में जीरो होगी। वैसे नॉर्मल केस में थोड़ी बहुत फील्ड होती भी है, तो उसको इस तरह से एक आध फील्ड लाइन बना के हम लोग शो कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं होती, होती भी है, लेकिन उसको हम लोग एक आध फील्ड लाइन यूं बना के शो कर देते हैं। बुक के अंदर आप लोग डायग्राम देखिएगा तो इस तरह का होगा। अंदर फील्ड क्या होगी, स्ट्रांग होगी और एक ही डायरेक्शन में होगी, यूनिफॉर्म होगी। बाहर फील्ड क्या होगी, जीरो। बाहर फील्ड क्या होगी, जीरो होगी आइडियल केस में। तो हम लोग आइडियल केस ही ले रहे हैं। सोलेनोइड की जो अपने फील्ड निकालेंगे, जो वैल्यू निकालेंगे, उसके लिए हम केस क्या लेंगे, आइडियल लेंगे कि बाहर फील्ड कितनी है, जीरो, अंदर कितनी है, यूनिफॉर्म है। इस तरह से हम लोग करेंगे। बाहर जीरो क्यों होती है, क्योंकि एक लूप की फील्ड यहां पे जब अपने निकालेंगे, यहां पे इस पॉइंट पे, बाहर का मतलब ये तो अंदर के पॉइंट हो गए जहां से दोनों की रेडियस आपस में मिल रही है, डायमीटर जो है ये, सॉरी, जहां पे दोनों के एक्सिस मिल रहे हैं ये सारे, तो ये तो क्या हो गए, अंदर के पॉइंट हो गए। यहां पे क्या होता है कि एक लूप की फील्ड दूसरे लूप की फील्ड को कैंसिल कर देती है। अंदर तो ऐड होती है, लेकिन यहां पे क्या हो जाती है, एक की फील्ड दूसरे को कैंसिल कर देती है। इतना आपको सिर्फ याद रखना है। कैसे करती है उसकी डिटेल में जाने की जरूरत अपने को नहीं है। अपने पास जो क्वेश्चन है वो इस तरह से आएगा कि ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ सोलेनोइड। अगर इसकी शेप के बारे में अगर क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से आएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाइए सोलेनोइड की, तो आपको इस तरह से बनानी है, यूं, यानी जीरो नहीं दिखाना, इस तरह से फील्ड लाइन दिखानी है। डायग्राम में आपको बुक के अंदर दिया गया है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक आइडियल सोलेनोइड की क्या क्या डेफिनेशंस हैं, तो आइडियल सोलेनोइड वो होगा जिसकी लेंथ जो है बहुत ही ज़्यादा होती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका कम होता है। नंबर 1 बात तो ये है। और नंबर 2 बात ये है कि आइडियल सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो अंदर होती है यूनिफॉर्म, बाहर कितनी होती है, जीरो। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है ये कि बाहर उसकी फील्ड ऑलमोस्ट क्या होती है, जीरो होती है, क्योंकि एक लूप की फील्ड दूसरे लूप की फील्ड को इस पॉइंट पे क्या कर देगी, कैंसिल आउट कर देगी। उसकी डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे हैं। उसके बाद अपने पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड का। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, उसके बारे में अपने स्टडी करते हैं। ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी आएगी उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपने एक डायग्राम बना रहे हैं।
इस डायग्राम को भी ध्यान से आपको समझना है। ये डायग्राम, ठीक है। दिस रिप्रेजेंट बी मैग्नेटिक। देखो अपना सोलेनोइड इस तरह का होता है। देखो अपना सोलेनोइड इस तरह का होता है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था। अब यहां पे जो ये डॉट और ये क्रॉस है, ये वायर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ना कि मैग्नेटिक फील्ड को। ये बहुत कंफ्यूजिंग डायग्राम है, आप बुक में जब देखेंगे तो आपको लगेगा सर डॉट और क्रॉस तो आपने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर आ रही है, क्रॉस का मतलब अंदर की ओर जा रही है। नहीं, इस सोलेनोइड के केस में जो डॉट का मीनिंग है वो है कि ये जो वायर है इस तरह से घूम रही होगी। देखो इस तरह से सोलेनोइड बनेगा, तो ये डॉट का मतलब है कि यहां से लूप की वायर बाहर की ओर आ रही है बोर्ड के, और क्रॉस का मतलब है कि वो बोर्ड के अंदर की ओर जा रही है। फिर अगले लूप में यहां से फिर बाहर से आ रही है, ये अंदर जा रही है, बाहर से आ रही है, फिर क्या जा रही है, अंदर जा रही है। तो सोलेनोइड यानी इस तरह से बना हुआ है, यहाँ पे इस तरह से ये सोलेनोइड बना हुआ है यहाँ पे। और इस सोलेनोइड में ये जो डॉट है उसका मीनिंग है कि वायर ऐसे आ रही है, और क्रॉस का मतलब है कि वायर अंदर जा रही है। डॉट से क्रॉस, डॉट से क्रॉस, डॉट से क्रॉस, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को ये रिप्रेजेंट नहीं कर रही। मैग्नेटिक फील्ड को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ये फील्ड लाइंस जो कि पैरेलल बनाई गई हैं, क्योंकि अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को शो करने के लिए पैरेलल लाइंस हमने बनाई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की तरह ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे, जो कि क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल हो तो उसका मतलब होता है कि हमारी फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर पैरेलल है तो उसका मतलब भी क्या होता है कि फील्ड हमारी क्या है, यूनिफॉर्म है। तो ये डॉट और क्रॉस का मीनिंग आपको समझ में आया किस तरह से होता है, ठीक है। अब इसके अंदर हम एक एम्पियर लूप ले रहे हैं। हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसे फाइंड कर रहे हैं, एम्पियर लूप ले रहे हैं, पी क्यू आर एस, यानी एक पाथ ले रहे हैं हम, पी क्यू आर एस। कौन सा पाथ ले रहे हैं? पी क्यू आर एस पाथ ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एम्पियर लूप किस पे लगता है, सरफेस पे या पाथ पे? पाथ पे लगता है। तो हमने कौन सा पाथ लिया? पी क्यू आर एस, हमने एक पाथ लिया, ठीक है। इस पी क्यू आर एस पाथ में हमारे पास में हम लोग एम्पियर लूप से फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले इस पाथ के अलोंग लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या फाइंड करेंगे? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और सपोज ये जो हमने पाथ लिया है, उस पाथ की जो ये साइड है, यानी उसकी जो लेंथ ली है हमने पी क्यू, ये है सपोज एक्स। पी क्यू जो ली है वो कितनी, एक्स। इसकी अपने कोई डिफाइन करने की अपने को जरूरत नहीं है, लेने को अपने वाई ले सकते हैं, लेकिन ये डेरिवेशन में भी आप देखेंगे कि इस साइड पे बी डॉट डी एल करेंगे तो वो जीरो आ जाएगा, इसलिए हमें उसकी जरूरत नहीं, ठीक है। तो पहले अपने वी नो दैट फ्रॉम एम्पियर्स लॉ, वी नो दैट फ्रॉम एम्पियर्स लॉ we know that line integral of magnetic field over a closed loop is equal to mu naught times sigma I. This is equation number 1. एम्पियर लूप में अपने को क्या करना है, जैसे हम वहां पे
जो अपना गॉस लॉ था उसके अंदर हम लेफ्ट साइड और राइट साइड को सॉल्व कर लेते थे, तो हमारे पास में वैल्यू किसकी आ जाती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की हम उससे वैल्यू निकालते थे। इसी तरह से यहाँ पे पहले हम लोग लेफ्ट साइड जो है वो करते हैं सॉल्व, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू सिग्मा आई। तो देखिए यहां पे अपने पास बी डॉट डी एल जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले हम लेफ्ट साइड को सॉल्व कर रहे हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस फर्स्ट इक्वेशन। बी डॉट डी एल कैन बी रिटन एज बी डॉट डी एल फॉर पाथ पी क्यू प्लस बी डॉट डी एल फॉर पाथ क्यू आर प्लस बी डॉट डी एल फॉर पाथ आर एस प्लस बी डॉट डी एल फॉर पाथ एस पी। यानी पहले हम P से Q जा रहे हैं, फिर Q से R, फिर R से S, फिर S से P। इस तरह से हम लोग जो है इस क्लोज लूप को पूरा कर रहे हैं। यानी हमने क्लोज लूप को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे सेकंड चैप्टर में हम किसी गॉसियन सरफेस को 2, 3, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते थे, वैसे यहाँ पे हमने इस लूप को क्या किया, हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस पी, 4 पार्ट्स में हमने लूप को डिवाइड कर दिया। ठीक है, जब हमने इस लूप को डिवाइड किया तो अब ये क्लोज लूप नहीं है, देखो पी क्यू क्लोज लूप नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे इंटीग्रल के ऊपर ये साइन नहीं लगा रहे। पी क्यू सिर्फ एक पाथ है पी से क्यू तक, ये भी क्लोज लूप नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। ये थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, सॉरी। इसको हम लोग लिखेंगे कौन से पाथ के लिए, क्यू आर पाथ के लिए। ठीक है, कौन से पाथ के लिए, क्यू आर पाथ के लिए। अब इन चारों को अगर अपने सॉल्व करें तो देखिए सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, ये जो तीनों पार्ट है इनकी वैल्यू आएगी 0। 0 कैसे आएगी, सबसे पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, रफ में कर रहा हूं। कैसे, बी डॉट डी एल फॉर क्यू आर, दैट मीन्स मैं इस पाथ के लिए कर रहा हूं, क्यू आर के लिए। तो इस पाथ में हम किस तरह से ले रहे हैं एलिमेंट, डीएल तो ले रहे हैं अपने इस डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, इस डायरेक्शन में। तो इन दोनों के बीच एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। इन दोनों के बीच एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो जब इसको अपने ओपन करेंगे तो ये बनेगा बी डी एल कॉस 90 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसी तरह से जो ये वाला पाथ है आर एस, बी डॉट डी एल, इस पे जब अपने बी डॉट डी एल करेंगे तो यहां पे तो बी ही 0 है, क्योंकि सोलेनोइड के बाहर जो बी होती है वो कितनी होती है, 0। तो यहां पे तो बी खुद ही 0 है, तो इसलिए ये इंटीग्रल भी कितना हो जाएगा, 0। 2 तो 0 हो गए अपने। यहां पे करेंगे, इस वाले पाथ को लेंगे तो डीएल किस डायरेक्शन में होगा, ये, और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, ये। तो दोनों के बीच एंगल कितना बना, 90 डिग्री। सो वी विल गेट बी डॉट डी एल फॉर एस पी, दिस विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि जब cos 90 करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो इस तरह से अपना ये टर्म और ये टर्म लाइन इंटीग्रल में, ये तीनों टर्म कितनी हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। और अगर इसमें अपने देखें तो इसके अंदर बी भी इसी डायरेक्शन में है और डीएल भी इसी डायरेक्शन में, यानी दोनों के बीच एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। जो पी क्यू अपने जाएंगे तो पी क्यू पाथ के लिए बी भी इसी डायरेक्शन में और डीएल भी इसी डायरेक्शन में। ठीक है, बी भी इसी डायरेक्शन में और डीएल भी इसी डायरेक्शन में है, इसलिए दोनों के पाथ जो है वो क्या होंगे, सेम होंगे। सॉरी, तो इसके जब आप देखेंगे तो हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट को मैं यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, बी डॉट डी एल विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई, इक्वेशन नंबर 1। LHS हमने इसका सॉल्व कर रहे हैं, टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं इसकी, और इसके अंदर हमारे पास में बी डॉट डी एल की जो वैल्यू है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो बी डॉट डी एल है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास में, बी डी एल
cos 0 डिग्री फॉर P2Q। ओनली किसके लिए आ रही है? P2Q के लिए आ रही है B dl cos 0। बाकी तीनों टर्म कितनी आ रही है? 0 प्लस 0 प्लस 0। बाकी तीनों टर्म क्या है? 0 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा? B dl का इंटीग्रेशन फ्रॉम P टू Q। कौन से पाथ के लिए? PQ पाथ के लिए B dl का हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। PQ पाथ के लिए हम B dl का क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। अब PQ पूरे पाथ में मैग्नेटिक फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म है, क्योंकि अंदर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? यूनिफॉर्म होती है। इसलिए इसको इंटीग्रेशन से क्या करेंगे? बाहर ले लेंगे और इंटीग्रेशन किसका करेंगे? डीएल का करेंगे। अब ये डीएल किसका पार्ट है? ये डीएल है P से Q वाले पाथ का पार्ट है। तो इन सभी डीएल को जब हम इंटीग्रेट करेंगे, जोड़ेंगे, तो किसके इक्वल आएगा? x के इक्वल आएगा, क्योंकि हमने जो PQ लेंथ है वो किसके इक्वल ली हुई है? x के इक्वल ली हुई है। ये जो डीएल है वो किसका पार्ट है? PQ का पार्ट है छोटा सा। उन सबको जोड़ेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा? x लेंथ के इक्वल आ जाएगा। सो वी कैन राइट दिस एज b इंटू एक्स। सो अल्टीमेटली लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आई? b इंटू एक्स, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि सिग्मा आई कितना होगा। लेट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ of solenoid per unit length of solenoid is equal to n। मान लो कि नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं पर यूनिट लेंथ में वो n है, यूनिट लेंथ में। ठीक है, तो x लेंथ में कितनी टर्न्स होंगी? टोटल टर्न्स इन x लेंथ will be equal to n into x। So sigma I will be equal to n into x into I, where I is equal to current in 1 L। एक बार इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए, इतना जो मैंने लिखा है बोर्ड पे, फिर मैं आपको इसके बारे में डिटेल बता देता हूँ। ये जो सिग्मा आई की वैल्यू जो उन्होंने कैलकुलेट की है, इसको थोड़ा पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको और समझा देता हूँ इसके बारे में। देखो, हमारा एम्पीयर लॉ कहता है कि हमें वो करंट निकालना है जो करंट हमारे लूप में से पास हो रहा है। तो क्या पूरे सोलेनॉइड का करंट अपने लूप में से पास हो रहा है? नहीं। कितनी टर्न का पास हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 टर्न का हो रहा है। मान लो इस डायग्राम से हमने लूप जो माना है उसके अंदर कितनी टर्न का हो रहा है? 6 का हो रहा है। तो सपोज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितनी हमने मानी? स्मॉल एन मानी। तो एक्स लेंथ का हमने लिया लूप, तो एक्स लेंथ के अंदर से कितनी टर्न पास हो जाएंगी? n इंटू एक्स। कितनी पास हो जाएंगी? n इंटू एक्स। अब प्रत्येक लूप में जो प्रत्येक अपना ऐसे जो टर्न है उसके अंदर कितना करंट है? I। तो एक में हुआ I, दूसरे में हुआ फिर I, तीसरे में भी I। तो टोटल कितनी बार ये करंट हमारे लूप में से पास होगा? ध्यान से देखिए, एक बार यहां से पास हुआ, फिर दूसरी बार यहां, 2 3 4 5 6 इंटू आई। इस केस की बात करें तो कितनी बार पास होगा? 6 बार पास। जनरल केस की बात करें तो n इंटू एक्स क्या है हमारा? नंबर ऑफ टर्न्स आ गई। पर यूनिट लेंथ में n होती है, तो x लेंथ में कितनी होंगी? n इंटू एक्स, क्योंकि x लेंथ का हमने क्या माना हुआ है? लूप माना हुआ है। तो हमारे लूप में से कितनी पास हो रही है? कितनी? x में से पास हो रही है, वही तो लूप में से आ रही है ना। कितनी टर्न निकल रही है लूप में से? x निकल रही है। तो n इंटू एक्स टर्न जो है लूप में से पास हो रही है। उनमें टोटल करंट कितना होगा? एक टर्न में करंट कितना है? I। तो टोटल n इंटू एक्स टर्न में कितना होगा? n इंटू एक्स इंटू आई। इक्वेशन नंबर 3 ये होगी अपनी इक्वेशन नंबर 3। बहुत ही ध्यान से इसको रिपीट करके चाहे सुन लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से अपने पास में जो फाइनल वैल्यू आएगी इक्वेशन 1 और 2 से,
इक्वेशन 1 और 2 से जो अपने पास में लास्ट जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या आएगी बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में हम इसको पुट करते हैं, सो वी विल गेट b इंटू एक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू n इंटू एक्स इंटू आई। सो वी विल गेट b, एक्स से एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू n इंटू आई। b कैन ऑल्सो बी रिटन एज म्यू नॉट इंटू n अपॉन l इंटू आई। सपोज हमारी जो लेंथ है सोलेनोइड की वो है l, लेंथ ऑफ सोलेनोइड कितनी है, l है, और नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं, टोटल जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कितनी है, n है। तो हमारे स्मॉल n की वैल्यू क्या आएगी, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, n अपॉन कैपिटल L। इसलिए हमने यहाँ पे स्मॉल n को किस में चेंज कर दिया, कैपिटल N अपॉन L। मान लो 100 टर्न्स है अपनी और सोलेनोइड अपना है 10 सेंटीमीटर का, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर कितनी आएंगी, 100 अपॉन 10। ठीक है, तो इस तरह से ये अपना सोलेनोइड है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है। न्यूमेरिकली फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू स्मॉल n इंटू आई, वेयर स्मॉल n इन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो इसके अंदर अब एक टॉपिक अपना और बचा है, वो है टोरॉइड। ओके, थैंक यू सो मच।